नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नए पायदान पर, नई ऊंचाइयों पर आप सबके साथ कदम से कदम मिला करके आपका ये प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित है। मैं अपने वादे के अनुरूप आप सबके लिए आज से पुनः एक नए ट्रैक पर, एक नए पथ पर चलने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम सुनने वाले और देखने वाले साथियों को एक बार पुनः बधाई दे दूं जिन्होंने मेरे 100वें क्लास में दोहरा शतक लगाया। मेरे दोहरे शतक का तात्पर्य यह है कि आमतौर से मेरे हर पोस्ट पर आपकी लाइक के साथ आपकी जो टिप्पणियां आती थी वो टिप्पणियां 100, 125, 135 तक जाती थी, लेकिन कल आपकी टिप्पणियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और 245 के ऊपर, लगभग 250 उसको मान लें, और अभी भी उस पर टिप्पणियां आ रही हैं मेरे कल के 100वें क्लास पर। तो आप सब ने दोहरा शतक लगाया है। हैव ए ग्रेट वीकेंड। अरुण श्रीवास्तव जी का एक आरिफ मोहम्मद जी प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार। और हमारे बहुत से साथी इस समय ब्रिज किशोर शर्मा जी हैं, डॉक्टर हीरी सिंह जी हैं, अमित राय जी हैं, कई साथी इस समय लाइन पर आ चुके हैं। आरिफ मोहम्मद जी हैं, अनूप कुमार बर्नवाल जी हैं, प्रणाम सर कर रहे हैं। रविकांत द्विवेदी जी हैं, राय साहब यादव जी हैं, हृदय शर्मा जी हैं, रविकांत द्विवेदी जी हैं, आप सबका प्रणाम स्वीकार है। तो कल के लिए, कल आप सब ने जो दोहरा शतक लगाया मेरे कमेंट्स पर, उस दोहरे शतक से एक इतना बढ़िया प्रभाव गया, एक इतना बढ़िया मैसेज गया कि कुछ लोगों को फिर उनके सर में खुजली होने लगी। तो कल मैंने आपको परसों अपने क्लास में कुछ आलोचकों के नाम की सूची बताई थी और जानबूझ करके मैंने 2 आलोचकों का नाम नहीं लिया था। एक लखनऊ के हैं, नाम नहीं लूँगा, और एक जो भारद्वाज इलेक्ट्रोपैथ करके आते हैं, जो अपना नाम नहीं लिखते हैं। जब मैंने उनकी प्रोफाइल खोल के देखी, उन्होंने हालांकि मुझको ब्लॉक कर रखा है, मेरे पास उनकी कोई टिप्पणी नहीं आती, हमारे आप सब हमको उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो मैंने उनकी प्रोफाइल खोल के देखा तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1986। मुझे बहुत हंसी आई। 1986 में मैं एमएससी कर चुका था और 1986 में मैं डॉक्टर रमाशंकर जी के साथ अपने 4 वर्ष बिता चुका था। और भारद्वाज इलेक्ट्रोपैथ, जो अपने आप को इलेक्ट्रोपैथ लिखते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ भी नहीं लिखते, ये खुद नहीं लिखते, ये किसी कहने पर लिखते हैं। इन्होंने लिखा, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि 114 पौधों में 114 एंजाइम्स होते हैं। इन्हें शायद ये पता नहीं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव 114 पौधों का कभी नाम ही नहीं लेते। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हमेशा 115 पौधे कहते हैं। और पौधे की प्रत्येक कोशिकाओं में अनेक एंजाइम्स होते हैं, अनेक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ये बात मैंने एक बार नहीं, कई बार बताई है। अब इन्होंने मेरे किसी लेक्चर में 115, संभवतः हमारे एक साथी ने लिखा था कि आप जो है 116वें एंजाइम्स हैं, और उसी बात को लेकर के इन्होंने ले गया, अपना कान नहीं देखा, और भारद्वाज इलेक्ट्रोपैथ ने कई पोस्टर डाली। और मैं उनकी पोस्टों को जब मैंने खोल के देखा तो पूरे दिन भर की उनकी पोस्ट पड़ी रह गई, मगर उसको लाइक करने वाले 2 लोग मिले, 3 लोग मिले। सचिन त्यागी जी भी लाइन पर हैं, डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव जी हैं, और उन 2 लोगों में एक हमारे आलोचक ही थे, डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी बलरामपुर। उन्होंने हंसते हुए उनके पोस्ट को लाइक किया था, तो मैंने उसका जवाब भी दिया अपने स्तर से
लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो लोग इलेक्ट्रो का नाम लेते हैं, इलेक्ट्रो तोड़ के इलेक्ट्रोपैथी का नाम देते हैं, वो स्वयं भी क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी और इलेक्ट्रोपैथी में या इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी में कोई अंतर समझते हैं? अभी हमारे एक साथी ने दिन में लिखा कि मैंने डॉक्टर सिन्हा की पुस्तक मंगाई। तो पुस्तक तो किसी की भी मंगा के पढ़ी जा सकती है। मेरी भी पुस्तक बहुत लोग पढ़ेंगे, बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग मंगाएंगे, बहुत लोग नहीं मंगाएंगे। लेकिन क्या जो जिस मुकाम पर हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सरकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मांग कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मांग में इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी सम्मिलित है? इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के अलावा इलेक्ट्रोपैथी सम्मिलित है? पहले ये तो तय हो जाए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हम स्वतंत्र रूप से चिकित्सा पद्धति बनाना चाहते हैं या इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इलेक्ट्रोपैथी में और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी में अभी भी उसको हम मिक्सअप करके होम्योपैथी बनाना चाहते हैं। और एक कंपाउंड पैथी के समर्थक न तो खुद कुछ करते हैं, न दूसरों को कुछ करने देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि ये वही लोग आलोचक हैं जो दिन भर गपशप करते हैं, अपने तरह तरह के बिजनेस करते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर ये लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। उन्होंने एक लाइन और लिखा कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का क्लास सुनने वाले बेवकूफ हैं। लिखा कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव कहते हैं कि कागज लेकर के लोग डॉक्टर बनते हैं और जितने लोग इनके क्लास सुन रहे हैं वो मूर्ख ही होंगे। अब मैं उनके इन शब्दों की क्या व्याख्या करूं, चूंकि मैं वीडियो के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि जब उनकी उम्र थी तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका था और आज जब वो मुझसे बात कर रहे हैं तो उनके 34 वर्ष, अगर उनका 20 वर्ष 25 वर्ष उनका पढ़ाई और उनके घरेलू कार्यों में लगा दिया है तो जो 12-13 साल उनका बचता है, उतने बड़े बच्चे तो हंसते खेलते मेरे घर के सामने नजर आते हैं। और ये कमेंट्स कर रहे हैं 114 पौधों पर, एंजाइम्स बता रहे हैं 114 पौधों के, और खुद को कह रहे हैं कि सभी लोग बेवकूफ़ हैं। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने भी आलोचक निकल के आ रहे हैं वो स्वयं आलोचना नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उनसे आलोचना कराई जा रही है, उनसे सवाल उनको बार बार प्रेशर दिया था कि आप इस तरह का लिखें। हालांकि मैं अब उन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी बड़ा अफसोस होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की इस लड़ाई में जहाँ तक मैं 100 क्लास लेकर के आपके बीच अनवरत चलता रहा और आप इतने लोग प्रशंसक मेरे बने, मेरे बिना किसी स्वार्थ के। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव किताब के नाम पे स्वार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो लोग किताब की वास्तविकता जान रहे हैं वही लोग उस किताब को खरीदेंगे, वही लोग इस किताब को पढ़ेंगे और वही लोग उस किताब का लाभ उठाएंगे। जो लोग अनिल श्रीवास्तव की किताब को व्यवसाय के रूप में समझ रहे हैं, उनको ना उस किताब को देखना है, ना खरीदना है, ना पढ़ना है, ना उससे कोई लाभ लेना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अनिल श्रीवास्तव के पीछे आलोचना करके कम से कम ग्राहकों को लाइन में लाने से रोकना है। लेकिन जैसा कि आप सबका उत्साह और स्नेह और प्यार दिख रहा है कि लगातार बुकिंग जारी है, और पहले तो 500 की होती थी, आज आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा 2-2 हज़ार रुपये की बुकिंग हो रही है। एक ही व्यक्ति 2000, 1000, 1500, 1500, 3600 रुपये लोग भेज रहे हैं। तो अब आलोचना करने वालों के मुंह पर तो ताला लगा ही है, लेकिन उनका मन मस्तिष्क जो है एक तरीके से विचलित हो गया है कि आखिर ये हो क्या रहा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। और अगर अनिल श्रीवास्तव को बिजनेस ही करना होता इस किताब से, तो अनिल श्रीवास्तव 36 साल तक शांत क्यों रहते? 36 साल में अब तक तो मैंने बहुत सी किताबें लिखी होती और बहुत सी किताबें मार्केट में आई होती। क्या मैं 36 साल से इन किताबों को लिखने वालों को नहीं जानता था? क्या मैं 36 साल से इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम करने वालों को नहीं जानता था? मैं सबको जानता था, सबकी गतिविधियां जानता था, और आज भी जानता हूं कौन क्या करना चाहता है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन जो मैंने एक मुहिम बनाया, जो मैंने एक अपना लक्ष्य बनाया कि शायद मैं रहूं ना रहूं इस जहां में, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स बने रहें, आगे बढ़ते रहें, इस कारण मैंने ये व्रत लिया और ये बीड़ा उठाया कि मैं आप सब के लिए किताब लिखूं। आप सब ने किताब की मांग की, मैंने आपकी मांग पर किताब लिखना आरंभ किया। मेरा कोई प्रयास नहीं था, मेरा सिर्फ इतना प्रयास था कि लॉकडाउन में केवल मैंने आपके सामने एक दूसरे से बात करने का एक
लक्ष्य बनाया था और आपको मेरी बातें पसंद आई, आपको मेरे क्लास पसंद आए, तो मैं निरंतर आपके साथ चलता रहा। लेकिन अब मैं नहीं समझ पाता कि इन लोगों को कमेंट्स लिखने में या इनको मेरे इस क्लास से या मेरी किताब से क्या दिक्कत है। एक सज्जन लिख रहे थे कि डॉक्टर रमाशंकर की किताब की कॉपी ही तो अनिल श्रीवास्तव बता रहे हैं। रमाशंकर जी ने कोई किसी रोग पर चर्चा नहीं किया है अपनी किताब, अपने लिटरेचर में। रमाशंकर जी ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर चर्चा नहीं की है, रमाशंकर जी ने फार्मेसी पर चर्चा नहीं की है, रमाशंकर जी ने फार्माकोपिया पर चर्चा नहीं की है। रमाशंकर जी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दिशा में एंजाइम्स थियरी को आधार बनाते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का यथार्थ दर्शन कराया है, और मैं उनके उस यथार्थ दर्शन को आत्मसात करके आप सबको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ रहा हूं, जिसमें हमने आपको मैटेरिया मेडिका के बारे में बताया, फार्मेसी के बारे में बताया है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बताया है, और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात चल रही है। तो अगर लोग ये कहते हैं कि रमाशंकर जी की कॉपी है, तो जब मैं पुस्तक छापूंगा तो रमाशंकर जी की कॉपी का भी एक पेज उसमें लगा दूंगा और दिखा दूंगा कि रमाशंकर जी ने क्या लिखा था और अनिल श्रीवास्तव ने क्या लिखा है। रमाशंकर जी की बातें तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, अब इतनी बातें किताब में नहीं लिखी जा सकती, फिर तो किताब बहुत मोटी हो जाएगी, पूरी महाभारत हो जाएगी। किताब में तो उन चीज़ों का समावेश किया गया है जिन चीज़ों की आपको पर डे आवश्यकता पड़ेगी, किताब पलट के आप देख सकें। रमाशंकर जी के आर्टिकल पर डे देखने की चीज़ नहीं है। रमाशंकर जी के आर्टिकल को केवल मन में समझने की बात है कि उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को किस दृष्टिकोण से देखा, उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को किस दृष्टिकोण से बताने का प्रयास किया। लेकिन आज का वर्तमान इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जिस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझना और जानना चाहता है, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, मैंने उस तरीके को समझने के बाद एक सरल और संक्षिप्त तरीके का एक मार्ग अपनाया है जो मेरी किताब में आ रहा है और जिसको आप सबको जरूरत लग रही है। इस नाते आपकी बुकिंग जारी है। मुकेश खुंटू जी हैं, आसिम राज दत्ता जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, मोहम्मद अफजल अंसारी जी हैं, प्रदीप महेश्कर जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सैकिया जी हैं, डॉक्टर मोहन कुमार कमल जी हैं, अजय कुमार जी हैं, जैद नफजल जी हैं, विनोद श्रीवास्तव जी हैं, सचिन त्यागी जी हैं, आरिफ मोहम्मद जी हैं, मनोज कुमार, समीर पात्रा जी हैं, महेंद्र कुमार शर्मा जी, राय साहब जी, डॉक्टर रफ़ीक, हीर सिंह जी, अमित राय, आप सब इस समय लाइन पर हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर आर के द्विवेदी की और बहुत से साथियों की मांग थी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 101 क्लास पर पथरी के बारे में गुर्दे की पथरी और गाल ब्लेडर की पथरी पर चर्चा की जाए। इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इस रोग पर चर्चा करूं, परसों मैंने अपने क्लास में एक नाम छोड़ दिया था और जानबूझ के छोड़ा था, उस नाम की चर्चा आज करने के लिए। विभिन्न राज्यों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लड़ाई के लिए हमारे तमाम साथी संघर्षशील हैं, लेकिन जहां से मैं बिलोंग करता हूं उत्तर प्रदेश से, इसमें डॉक्टर एच.एन. लाल, हृदय नारायण लाल जिनका पूरा नाम है, जो 1982 से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वैसे तो होम्योपैथी के चिकित्सक थे, गोरखपुर के निवासी हैं, और डॉक्टर हृदय नारायण लाल अकेले बल पर अकेली कलम चलाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पिछले 15 वर्षों से कोर्ट के माध्यम से, सचिवालय के माध्यम से, अपने पत्रों के माध्यम से, अपने कुछ सहयोगियों के साथ लगातार लड़ाई में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं। इस नाते उनका भी नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति, प्रचार और प्रसार में लिया जाना अनुकरणीय है। बाकी बहुत से नाम ऐसे हैं जिनको मैं नहीं ले पाया हूं, और वो सोचते होंगे कि अनिल श्रीवास्तव जी मुझे भूल गए। मैं भूला किसी को नहीं हूं, अपने सभी का सम्मान करता हूं। आप सब लगातार मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार है। तो बात करते हैं पथरी या स्टोन की। जैसा कि आपको पता है कि गाल ब्लेडर एक पित्त की थैली है, रस या बाइल जूस बनाता है। ये लीवर के पास गाल ब्लेडर लगा होता है, और लीवर के बगल में गाल ब्लेडर बाइल जूस को बना के बाइल डक्ट के माध्यम से
भेजता है स्टमक में, इंटेस्ट, और भोजन के मीडिया भी बनाता है। अब अगर किन्हीं कारणों से अगर पथरी बन गया है, स्टोन तो बनने का जो प्रमुख कारण है वो ऑक्सलेट कैल्शियम और फॉस्फेट के इकट्ठा हो जाने से, उनके कणों का आपस में जुड़ जाने के कारण ये कलेक्ट हो जाते हैं और विसंगतियां तमाम हैं। तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के माध्यम से या फूड इन्फेक्शन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें, उनके माध्यम से किसी भी तरीके से कैल्शियम ऑक्सलेट फॉस्फेट का जम जाना, यूरिक एसिड का एक जगह इकट्ठा हो जाना, ये सब स्टोन के बनने के यही कारण किडनी में भी होते हैं, यही कारण गॉल ब्लैडर में भी होते हैं। और दोनों ही दशाओं में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या किडनी में स्टोन हो, किडनी में स्टोन अगर होगा, जैसा कि किडनी आप जानते हैं कि लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी और 4 से 5 सेंटीमीटर ये चौड़ी हमारे पेरिटोनियम झिल्ली के नीचे, हमारे रिब्स के नीचे होती है। 2 किडनियां होती हैं। आमतौर से के शरीर में दोनों किडनी रक्त को छानने का कार्य करती हैं। भोज्य पदार्थ से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो रक्त के माध्यम से पहले किडनी में जाते हैं, किडनी से वो छनते हैं, छनने के बाद यूरिन अलग होता है, ब्लड अलग होता है। उस छनने की दशा में अगर कहीं पर कैल्शियम फॉस्फेट ऑक्सलेट छन करके यूरिन में के पार्ट में आ गया है या ब्लड पार्ट में चला गया है तो फिर वो जम जाता है और स्टोन बनने के तरीके बनने लगते हैं। हमारे किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। संख्या ये आपको सुनने में बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये प्रमाणिक संख्या है। और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का गर्भ में, तो उसी समय किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या निश्चित हो जाती है। ये संख्या घटती बढ़ती नहीं है, जीवन भर फिर उतने ही रहते हैं। अगर 10 लाख एक बार बन गए 10 लाख ही रहेंगे। इसीलिए कुल मिलाकर के जो आदमी के युवावस्था में अगर नेफ्रॉन खराब होते हैं या कुछ नेफ्रॉन कम होते हैं, नेफ्रॉन की कोशिकाएं अगर गल कट जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो फिर वो बनती नहीं हैं। उनकी संख्या कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी एक तरीके से इनका रीजनरेशन नहीं होता है। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको जब किडनी का स्ट्रक्चर बताया था, पढ़ाया था, तो वहाँ पे एक बोमेंस कैप्सूल पार्ट होता है जिसमें ब्लड आकर के ये प्रेशर देता है और प्रेशर देने के बाद बोमेंस कैप्सूल के में वो छन करके रक्त अलग जाता है एफरेंट ब्लड वेसल्स में, और जो क्या कहते हैं वाटर वाला पार्ट है जिसको आप यूरिन कहते हैं, वो कलेक्टिंग ट्यूब की तरफ से चला जाता है। तो जब कभी भी स्टोन आपका कलेक्टिंग ट्यूब में या वहाँ से निकल करके यूरिनरी ब्लैडर में आ गया है और वहाँ से आगे बढ़ करके वो जाकर के यूरेथ्रा में के मार्ग पर जाके फंसता है, तो कई दिक्कतें आती हैं। यूरिन पास नहीं होता, यूरिन पर प्रेशर पड़ता है, यूरिन रुक रुक के गिरता है, दर्द होता है, पीठ की तरफ दर्द भागता है, कंधे की तरफ दर्द चढ़ता है, उलझन होती है, छटपटाहट होती है। तो ऐसी दशा में ये लगता है कि फिर हमको तत्काल अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करा करके उसकी सही पोजीशन स्टोन की और उसकी साइज़ की पता करना पड़ता है। ये दोनों काम चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन में हो या किडनी स्टोन हो, दोनों में ही स्टोन बनता इसी तरीके से है। अब इस ये जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में जो बात है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस चिकित्सीय प्रणाली में हम चूँकि स्टोन एक पत्थर के रूप में, क्रिस्टल के रूप में, हार्ड पार्ट के रूप में हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन के द्वारा बनता है, तो निश्चित रूप से फिर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए दृष्टिकोण से पहले हमको हमारे दिमाग में बात आएगी कि हम यहाँ पर चूँकि हमको और वो भी तोड़ तोड़ के या गला के निकालना है अथवा वैसे ही निकालना है। तो जब भी हम किसी चीज़ को एक्सक्रेट में हमारा आता है कि इसकी पथरी बाहर निकालना है, तो एक्सक्रेट करने के लिए हमारे पास क्या ऑर्गन है, यस2, हमारे पास एक मेडिसिन है यस2 के साथ यस6 C6 जैसे ही हम लगाते हैं
वैसे ही किडनी के अंदर का फंक्शन तेज हो जाता है और ब्लड जल्दी जल्दी छनने लगता है। हमको ऐसे मामले में पानी की मात्रा शरीर में पीने की बढ़ा देनी चाहिए। फिर हम इसके साथ सहायक मेडिसिन लगाते हैं S5C5A2। चूंकि दर्द होगा तो हमको A2 और C5 की जरूरत पड़ेगी। C5 के बारे में मैं एक दिन फिर आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। C5 हमारी एक ऐसी मेडिसिन है जो कई औषधियों में मिली हुई है और C5 के बारे में बहुत ही डिटेल से मुझे चर्चा आपसे करनी है। मैं अगले क्लास में C5 के बारे में आपसे चर्चा करूं। तो हम गॉल ब्लैडर स्टोन में या किडनी स्टोन में जो दवा सिलेक्ट करते हैं वो हमारा फार्मूला बनता है L3। चूंकि हमने S2 की बात की है तो L3 प्लस S5 प्लस C5 प्लस A2 प्लस B और G, ये दो इलेक्ट्रिसिटी हमको देनी पड़ेगी। B और G इसलिए देना पड़ेगा कि बाय द वे अगर कहीं पर पथरी हमारे यूरेथ्रा के खरोंच दबा रही है या उसको प्रेशर देकर के कहीं पर उसमें कट लग रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और G इसलिए देंगे कि वहाँ पर पस टेंडेंसी ना बनने पाए, क्योंकि रुकने से, पथरी के रुकने से, यूरिन के रुकने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है यूरेथ्रा में, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में बढ़ जाता है इन्फेक्शन। तो ऐसी दशा में पेन बढ़ सकता है और पेन चूंकि पूरे बॉडी में फैलता है, इस नाते हमको वहाँ पे S5 देना है। तो हमारी दवा जो बनी वो L3 S5 C5 A2 BE और G, ये हमारा एक फार्मूला बना। 40 साल के व्यक्ति का अगर वजन 60 से 65 किलो के आसपास है तो आपको 40 बूंद इन सारी दवाओं का 30 ml के डिस्टिल वाटर में मिलाना है और फिर रोगी से कहना है कि 40 बूंद निकाल करके 1 गिलास पानी में डाल करके दिन में 4 बार वो ले। दूसरा फार्मूला इसी के साथ बनेगा आपका जो हमने आपको बताया। मैं आपसे दोनों फार्मूलों को एक साथ नहीं जोड़ रहा हूं। अब आपको क्या देना है, S6 C6 प्लस C1, S6 C6 C1, इसके साथ प्लस लगाइए आप RE। अब RE आप क्यों लगाएंगे? अभी लोग कहेंगे कि B भी लगाया है और RE भी लगाया है, अभी कहेंगे B पॉजिटिव है RE भी पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव और निगेटिव वाले आपस में उलझ जाएंगे। हमको यहां पर RE देना है। RE हम या गॉल ब्लैडर के सारे फंक्शन को इंक्रीज कर देंगे और जो मेडिसिन हम अप्लाई कर रहे हैं उस मेडिसिन के एंजाइम्स की जो कैटलिस्ट की मोटरेट करने की जो उनकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी तेज हो जाएगी, जिससे फंक्शन जल्दी तेज होगा और रोगी को जल्दी आराम मिलेगा। तो S6 C6 C1 प्लस RE, ये हमारा दूसरा फार्मूला बनेगा और इसकी 20 ड्रॉप्स हमको देनी है। ऊपर वाले दवाओं की कॉम्बिनेशन की 40 ड्रॉप्स और नीचे वाले दवाओं की कॉम्बिनेशन की 20 ड्रॉप्स देनी है। हम यही कि जब भी हम 2 फार्मूले या 3 फार्मूले आपको बताते हैं किसी एक रोग के लिए, तो हम उसमें अथवा नहीं लगाते कि ये दें या ये दें। हम ये कहते हैं दोनों फार्मूले अलग अलग बनाइए और दोनों को दीजिए। तो जब दोनों को हम देते हैं तो पहले मुख्य फार्मूले की हमारी ज़्यादा होती है, अगर उसकी 40 ड्रॉप्स है या 30 ड्रॉप्स है तो नीचे वाले फार्मूले की डोज हम 20 ड्रॉप्स या 25 ड्रॉप्स करते हैं। अगर हमने 3 फार्मूले बनाए तो तीसरे फार्मूले पे हम डोज जो करते हैं वो 10 ड्रॉप से 15 ड्रॉप करते हैं। तो ये एक अनुभव की बात है और आपको भी मैं समझता हूं कि आप सब इस फार्मूले को अपनाएंगे, इन फार्मूलों का प्रयोग करेंगे और फिर हमको ही बताएंगे कि मेरे बताए गए फार्मूलों पर आपको कितना लाभ हुआ है। जो लोग तक की या हमारे फार्मूले की या हमारे कृत कार्यों की आलोचना कर रहे हैं, उन लोगों के आलोचनाओं को आप पढ़िए, देखिए, जो आपको जवाब दे। कृपया निवेदन है आपसे कि उन लोगों की आलोचनाओं को मेरे पास फॉरवर्ड अब मत करें। अब मैं सिर्फ आपको बनाने के लिए लगा हूं, आपको एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनाने में लगा हूं। मुझे उनकी आलोचनाओं की अब कोई चिंता नहीं है। चिंता तब होती थी जब हमारे चाहने वाले 25, 26, 20, 22 होते थे। अब तो आप एक इतनी लंबी फौज हमारे साथ आ गई है, तो एक तरीके से अपना सेना नायक बना रखा है। तो जब सेना नायक के पीछे इतनी लंबी सेना है तो सेना नायक को पीछे की मुसीबतों का क्या लेना देना। वो आप सब लोग आपस में उलझ समझते रहिए, उन लोगों को जवाब सवाल करते रहिए और वो थक हार के आपसे भाग जाएंगे। ये तो चीन और भारत की लड़ाई है। हम भारत को और वो उस झंडे की वैल्यू को ना समझ करके उसको सैल्यूट नहीं करना चाहते, बल्कि उसके रंगों की तुलना उसके तीलियों को गिनने की आलोचना कर रहे हैं।
तो ये तो अपने अपने समझ की बात है। मैं समझता हूँ कि आज के इस गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन पर मेरा क्लास नंबर 101 आप सबको पसंद आया होगा। हम बच्चों के रोग पर अभी नहीं चर्चा कर पाए थे, बीच में चूंकि आपके इस गॉल ब्लैडर स्टोन पर और किडनी स्टोन पर बड़ी डिमांड थी, तो बच्चों के रोग पर हम नहीं पहुंच पाए थे। तो हमारा प्रयास हुआ कि हम नेक्स्ट वीक में, अभी मैं कम से कम आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, मैं सैटरडे तक आपसे किसी क्लास में नहीं मिल पाऊंगा। ज़रा मुझे 4-5 दिन थोड़ा लिखने का मौका दे दीजिए, क्लासें बहुत हो गई हैं। अगर मैं लगातार क्लास में ही रहूँगा तो मेरे लिखने में थोड़ा समय कम मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीक से बच्चों के रोग के साथ आपसे मिलूँगा। दिन अब मैं आपके बीच नहीं रहूँगा और इन 5 दिनों में आप लगातार रिफ्रेश होते रहिए, हमारे पिछले वीडियो सुनते रहिए, उनमें से जो कुछ आपके सवाल बनते हैं उन सवालों पर हमसे चर्चा करते रहिए। आप सबका आज की इस क्लास नंबर 101 में मैं एक बार पुनः आभार हूँ और आप सबसे